मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वह है विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन। आज हम उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, पिछले वीडियो में हमने विश्व जनसंख्या की विशेषताएं पढ़ी थी, साथ ही साथ हमने वितरण के बिंदुओं में देश की जनसंख्या के बारे में और यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों के बारे में तथा विश्व के 2001 और 2013 के आंकड़े देखे थे। आज हम जो नेक्स्ट बिंदु देख रहे हैं वह है विश्व जनसंख्या वितरण। विश्व जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर, विश्व के अंतर्गत। देखो, हमने जो पढ़ा था उसके दौरान हम देखें कि विश्व का जो जनसंख्या वितरण है वह असमान है और इस असमानता के पीछे जो कारक है वो हम अभी पढ़ेंगे। भौतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, सामाजिक कारक है, राजनीतिक कारक है, ये सारे कारक जिम्मेदार हैं। विद्यार्थियों, आज हम आगे घनत्व और वितरण दोनों के कारक पढ़ेंगे। घनत्व और वितरण के कारक एक ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज है जहां जनसंख्या का जमाव ज्यादा है और कौन कौन से एरियाज है जहां जनसंख्या का जमाव कम है। तो इस जमाव के लिए या इस वितरण के लिए हम विश्व जनसंख्या के क्षेत्रों को मुख्यतः 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, दूसरा है सामान्य जनसंख्या वाले, विरल जनसंख्या वाले और अति न्यून जनसंख्या वाले। देखो, सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों की बात करूं तो विश्व में 5 एरिया ऐसे हैं जहां पे सघनतम जनसंख्या मिलती है। कितने? 5 एरिया। 5 एरिया में सबसे पहला एरिया है आपके एशिया का पूर्वी भाग। कौन सा? एशिया का पूर्वी भाग। एशिया के पूर्वी भाग में आपके चीन, जहां पे डार्क सर्किल है वो कौन सा है? सघनतम। चीन है, जापान है, कोरिया है। चीन, जापान, कोरिया ये मुख्यतः आपके पूर्वी चीन के क्षेत्र है, जहां पर पूर्वी चीन का भाग, जापान का भाग और कोरिया का भाग, जो एशिया का पूर्वी भाग है, वहां सघनतम जनसंख्या का जमाव आपको देखने को मिलेगा। देखो, जितने भी सघनतम जमाव है वहां पे आप एरिया देखोगे तो हमने पढ़ा था समुद्र तटीय जलवायु क्षेत्र है, वहां पे सघनतम जमाव मिलता है, आंतरिक भागों में जमाव कम मिलता है। तो पहला एरिया आपने देखा चीन, जापान और आपके कोरिया, ताइवान, ये क्या है? सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा एरिया देखते हैं एशिया का दक्षिणी भाग। एशिया का दक्षिणी भाग। विद्यार्थियों, एशिया के दक्षिणी भाग के अंतर्गत देखें तो भारत का दक्षिणी क्षेत्र आ गया, इसके अलावा बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, पाकिस्तान आ गया, इधर आपके म्यांमार का क्षेत्र आ गया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपके भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और दक्षिणी अपना जो भारत है इसका भाग इसके अंतर्गत आता है। तो दूसरे एरिया में देखें तो पहला पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ भाग, जहां पर सघनतम जनसंख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तीसरे एरिया की, तो तीसरा एरिया है दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग यानी इंडोनेशिया क्षेत्र है, उसमें आपको जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इन क्षेत्रों में आपको सघनतम जनसंख्या का प्रतिरूप देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट है फोर्थ में है यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग। यूरोप का
उत्तरी पश्चिमी भाग और यूरोप का मध्यवर्ती भाग। यहाँ पे आपकी जनसंख्या का सघनतम प्रतिरूप देखने को मिलता है, जिसमें आपकी इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अलावा बेल्जियम है, फ्रांस है, ये जो आपके तटवर्ती क्षेत्र है जर्मनी है, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इन क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी सघनतम जनसंख्या प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें जो पांचवा प्रदेश है वो है आपके अमेरिका का पूर्वी भाग। अमेरिका का पूर्वी भाग, कौन से अमेरिका का? उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में बात करें तो यहाँ पे कनाडा का दक्षिणी पूर्वी और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग आता है। कनाडा का दक्षिणी पूर्वी और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग आता है। इसके अतिरिक्त विश्व में जनसंख्या प्रदेशों में जो आपका मिस्र का भाग है, इसके अलावा स्पेन का भाग है, यहाँ पर भी जनसंख्या का सघनतम घनत्व देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, जो हमने क्षेत्र देखे हैं उन क्षेत्रों की हम बात करें तो ये सारे क्षेत्र है अनुकूलतम है, जलवायु के अनुकूलतम है, और यहाँ पे जलवायु के साथ साथ जो भूचावच है वह भी जनसंख्या के अनुकूल है, और संसाधनों की पर्याप्तता भी जनसंख्या के अनुकूल है। इस कारण से यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो समझ में आ गया होगा, जो पहला क्षेत्र है सघनतम जनसंख्या में हमने 5 भाग डिवाइड किए हैं। दूसरा सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, तो सामान्य जनसंख्या जो जमाव है उसमें वो प्रदेश आते हैं जहाँ पे क्या है, जनसंख्या का जो क्षेत्र है उनके लिए अनुकूलता देखने को मिलती है। चाहे वो अनुकूलता वहाँ के कोई रिसोर्सेज के माध्यम से हो, चाहे वो अनुकूलता वहाँ के वातावरण के माध्यम से हो, चाहे वो अनुकूलता वहाँ की भूमि के माध्यम से हो, कुछ भी अनुकूलता देखने को मिलती है। और जनसंख्या का जमाव नहीं होता लेकिन सामान्य जनसंख्या मिलती है। तो ऐसे प्रदेशों में जो सघनतम जमाव क्षेत्र है उसके समीपवर्ती भाग जितने भी है, सघनतम जमाव क्षेत्र के समीपवर्ती भाग है, यहाँ पे आपको इस प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे आपके चिली है, चिली में तांबा उत्पादन क्षेत्र है, उस तांबा उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत तांबे की उत्पादकता के कारण वहाँ लोग निवास करते हैं क्योंकि उद्योग मिल रहे हैं। ऐसे ही आपके कनाडा में यूरेनियम क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों का जमाव देखने को मिलता है, लेकिन वो जमाव है वो सघनतम नहीं है, वो कैसा है, सामान्य है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या है इन्हीं सघनतम सामान्य जमाव के समीपवर्ती भागों के अंदर जनसंख्या का बिखराव क्या कहलाता है, विरलतम जनसंख्या स्वरूप कहलाता है। ये जो भाग है इसके क्षेत्रों के अंतर्गत जो जनसंख्या का जमाव है वो क्या कहलाएगा, विरलतम जनसंख्या स्वरूप कहलाएगा। विद्यार्थियों, विरलतम जनसंख्या जो स्वरूप है, हम सीधी सी बात करते हैं वहाँ अनुकूलता लोगों के लिए प्राय क्या होती है, कम होती है। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, अति न्यून। देखो हमारे लिए पढ़ने लायक जो क्षेत्र है वो है सर्वाधिक और सामान्य। विरलतम में इसके आंतरिक भाग जितने भी है यहाँ विरलतम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। और जो अति न्यून है, अति न्यून में आपके विश्व का कौन सा भाग आ गया, ये अति शीत मरुस्थल आ गया, टुंड्रा प्रदेश वाला भाग, ठीक है। आपके विश्व के जितने भी डेजर्ट है, अति उष्ण डेजर्ट यानी विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल है वहां पर भी आपके कौन सा जनसंख्या का प्रतिरूप मिलेगा, अति न्यून, मतलब सबसे कम जनसंख्या प्रतिरूप देखने को मिलेगा, या नगण्य जनसंख्या न के बराबर वहां देखने को मिलेगी। और विश्व के वो पर्वतीय भाग जो काफी ऊंचे हैं, विश्व के वो पर्वतीय भाग जो काफी ऊंचे हैं, जो लोगों के निवास के लिए उचित नहीं है, उन क्षेत्रों में भी आपको अति न्यून जनसंख्या घनत्व अति न्यून जनसंख्या का जमाव देखने को मिलेगा, मतलब जनसंख्या की न्यूनता वहां पे देखने को मिलेगी। तो विद्यार्थियों, एक बार रिपीट करता हूं कि जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है
वो असमान है, और हम इस असमान वितरण को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला सघनतम, सघनतम में विश्व में 5 भाग है। एक पूर्वी चीन का भाग, पूर्वी एशिया का भाग, दूसरा आपके दक्षिणी एशिया का भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग, उत्तरी पश्चिमी आपके यूरोप का भाग, पूर्वी आपके उत्तरी अमेरिका का भाग, इसके अलावा मिस्र का क्षेत्र है, स्पेन का भाग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बात करूं सामान्य जनसंख्या में, तो सामान्य जनसंख्या में कौन से ऐसे प्रदेश जहां कोई न कोई प्रतिक्रिया वहां देखने को मिलती है, जैसे कोई औद्योगिक क्षेत्र है या कोई खनिज उत्पादक प्रदेश है, तो इसमें उदाहरण दिया चिली का। इसके अलावा एक उदाहरण आपके यहाँ का ऑस्ट्रेलिया के आपकी 2 खदानें हैं, जिनमें एक तो है कालकुर्ली और एक है कुलगार्डी। ये दोनों ही स्वर्ण खदानें हैं, और इन दोनों ही स्वर्ण खदानों के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, सामान्य जनसंख्या का प्रतिरूप देखने को मिलेगा। अब बात करें विरल की, इसके सामान्य के समीपवर्ती भागों में जहाँ कुछ अनुकूलता है, तो उस अनुकूलता के कारण लोग निवास करते हैं। अति न्यून जनसंख्या जो स्वरूप है वो आपको कहाँ मिलेगा, अति शीत मरुस्थलीय प्रदेश, अति उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और विश्व के ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में। तो विद्यार्थियों, हमने जनसंख्या के वितरण को देखा। अब हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो विश्व जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो विश्व में जनसंख्या के जमाव को प्रभावित करते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई भाग कि जहाँ पे सघनतम जनसंख्या जमाव है, अभी हमने पढ़ा, और कई भाग ऐसे हैं जहाँ पे विरलता या न्यूनता देखने को मिलती है। उसके पीछे ये सारे कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक जिम्मेदार हैं। विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार है। एक प्रश्न आता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, एक प्रश्न आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्यार्थियों, घनत्व हो चाहे वितरण हो, चाहे जनसंख्या में एक इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को प्रभावित करें या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को प्रभावित करें, वितरण क्या होता है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, और घनत्व क्या होता है, उस क्षेत्र विशेष में जो लोग रह रहे हैं उस जनसंख्या का और क्षेत्र का अनुपात, वो क्या होता है, घनत्व होता है। तो प्रभावित करने वाले कारक एक ही है। जैसे पिछली बार अभी जस्ट जो एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम में प्रश्न आया था कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का उल्लेख कीजिए। आर्थिक कारकों का उल्लेख कीजिए, चाहे वो जनसंख्या वितरण में भी आर्थिक कारक हुए हुआ और जनसंख्या घनत्व में भी आर्थिक कारक, मतलब ऐसा कारक जो धन कमाने संबंधी कार्य को हमें बताता है। जैसे औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, ये आपके आर्थिक खनन है, ये क्या थे, आर्थिक कारक थे। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से कारक। देखो यहाँ लैंग्वेज क्या होगी कि ऐसी अनुकूलता है, ऐसी अनुकूलता है तो जनसंख्या निवास करेगी, और अनुकूलता नहीं है तो जनसंख्या निवास नहीं करेगी, या वहां जनसंख्या का कम घनत्व या सघनतम जनसंख्या प्रतिरूप नहीं मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अवस्थिति की बात करूं मैं, तो विश्व के जितने भी जो क्षेत्र है, जैसे मान लो आपके उच्च अक्षांशीय भाग है, निम्न अक्षांश में आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या की प्राय क्या न्यूनता देखने को मिलेगी। बाकी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, अभी हमने पढ़ा भी था विशेषताओं में कि विश्व की 80% जनसंख्या 20 से लेकर 60 डिग्री के मध्य उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध में रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या मात्र 15% है, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या 85% है। ठीक है,
ये क्या है, ये कौन सी अवस्थिति को निर्धारित कर रही है। 60 डिग्री के ऊपर जनसंख्या मात्र 1% है, तो ये कौन सा कारक है, अवस्थिति, यानी कौन सी लोकेशन में लोग रह रहे हैं। अब अवस्थिति में हमने पढ़ा कि समुद्र तटीय भाग है वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं, आंतरिक भागों में कम करते हैं। तो अवस्थिति निर्धारित करती है कि वहां लोगों के लिए अनुकूलता है या नहीं है। अनुकूलता है तो लोग निवास करेंगे, अनुकूलता है तो लोग निवास नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं करूं जलवायु दशा, तो जलवायु है, क्लाइमेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, चाहे आपको एनिमल्स हैं, चाहे हम हैं, सबके लिए जलवायु इंपॉर्टेंट है। देखो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं। एक मानव ऐसा है जो समस्त जलवायु के अंदर अनुकूल स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर लेता है। फिर भी अगर जलवायु बहुत कठोर या अधिकतम जो कठोरतम जलवायु है तो वहां लोग हैं वो कम निवास करेंगे और अनुकूल जलवायु में लोग ज्यादा निवास करेंगे। ये आपके विशेषताओं में बताया भी था कि भूमध्य सागरीय प्रदेश है, यह अभी बोला मैंने 20 से 60 डिग्री वाला प्रदेश है, वो जलवायु के लिए क्या है, जलवायु लोगों के निवास के लिए क्या है, अनुकूलतम है, इसलिए वहां ज्यादा लोग निवास करते हैं। और जहां अनुकूलतम नहीं है, जलवायु दशाएं कठोरतम है, वहां कम लोग निवास करेंगे। अगली बात करें धरातल की। धरातल का जो स्वरूप देखें तो जो मैदानी भाग है वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं, पठारी भागों में उससे कम और पहाड़ी भागों में उससे कम लोग निवास करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई वाली बात हमने कल पढ़ी थी विशेषताओं में कि अधिकतम जनसंख्या का भाग है वो 500 मीटर की ऊंचाई तक रहता है, और 500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर देखें तो जनसंख्या का विरलतम स्वरूप देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको मैदानी भागों में मिलेगी और पठारी भागों में मिलेगी। पहाड़ी भागों में जनसंख्या का प्रतिरोध कम मिलता है। ये जो कारण है वो कौन से विश्वव्यापी कारक है, पूरे विश्व के जलवायु, विश्व के उच्चावचीय प्रतिरूप और समुद्र तल से ऊंचाई और अवस्थिति। अब हम देखते हैं प्रादेशिक रीजनल कौन से आपके रीजन है। तो रीजनल कारक है उनमें देखें भूमि की बनावट, वही आ गई धरातल कि भूमि की बनावट कैसी, ऊंचावच के साथ पहाड़ी है या मैदानी है या पठारी है, जो भी ढालू भूमि है या समतल भूमि है, ये डिपेंड करता है कि लोग वहां किस प्रकार से निवास करेंगे। जलापूर्ति ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है भाई। एयर है, एयर के बाद में दूसरी जल है, जल के बाद में क्या है, भोजन है। तीन आवश्यकताएं हैं लोगों के निवास के लिए, भोजन, प्राणवायु है और जल है। तो जल की आपूर्ति अगर अच्छी है तो लोग निवास करेंगे, और जल की आपूर्ति नहीं है तो लोग निवास नहीं करेंगे। जैसे कुछ डेजर्ट का उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने थार का मरुस्थली है, थार के मरुस्थल में प्राय दोनों प्रकार की बस्तियां मिलती है। हमने बस्तियां पढ़ी है, दोनों प्रकार की, गुच्छित भी मिलती है और आपके प्रकीर्ण में मिलती है। गुच्छित कैसे मिलती है, क्योंकि वहां कुछ स्थान ही है जहां पे जल है, बहुत कम स्थान है जहां पे जल है, और उस जल वाले क्षेत्रों में जो आसपास के लोग हैं वो वहां जल वाले गांव के अंदर या जल जहां है वहां पे आकर के जमाव कर लेते हैं, तो वहां पे गुच्छित बस्ती मिलेगी। और ऐसे ही कुछ एरिया है दूर दूर भागों में जल है और बहुत कम है, तो वहां लोग दूर दूर निवास करेंगे, तो उस स्थिति में प्रकीर्ण बस्ती आपको देखने को मिलेगी। मिट्टियां सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, भोजन, और भोजन के लिए क्या चाहिए, फसल की आवश्यकता है, और फसल है उसके लिए हम किसकी आवश्यकता है, मिट्टी की। उचित प्रकार की मिट्टी है तो उचित प्रकार की वनस्पति का उत्पादन हम कर पाएंगे, और वनस्पति का उत्पादन कर पाएंगे तो हमारे खाद्यान्न और चारे की फसलें होगी, तो वहां पर हम निवास कर पाएंगे, पशुपालन कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। देखो खनिज और शक्ति के साधन, ये आपके आर्थिक कारकों में आ गए, ये भी आर्थिक कारक ही है। तो खनिज और शक्ति के साधन जो है, अगर खनिज है और शक्ति के साधन दोनों है तो वहां उद्योगों की स्थापना होगी, और उद्योगों की स्थापना होगी तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, ये उद्योगों की स्थापना के लिए है, और कैसा कारक है, आर्थिक कारक है, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, रोजगार, और रोजगार जहां मिलेगा वहां जनसंख्या का जमाव पाया जाएगा। तो समझ में आ गया।
नेक्स्ट बात करता हूं मैं सांस्कृतिक, यानी जो हमारे समाज से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत देखें कि जो आर्थिक अवस्था है, सामाजिक रूपरेखा है, उसमें रूढ़िवादिता होती है, भेदभाव होता है, गरीब अमीर का भेदभाव होता है। तो जैसी आर्थिक अवस्था है उसी क्षेत्र में जाकर के लोग निवास करेंगे। जैसे एक कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी जो रिच फैमिली है वो रह रही है, तो वहाँ जाकर के उसी प्रकार की फैमिली निवास करेगी। या एक जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो उस क्षेत्र में जाकर के निवास करेंगे जहाँ पर हाई फैसिलिटीज है, और कुछ है वो नहीं कर पाते तो उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ पे ग्रामीण परिवेश है, या वहाँ पे कम फैसिलिटीज है, या वहाँ पे कम आमदनी वाला व्यक्ति भी रह सकता है। तो ये जो है कारक जिम्मेदार है। उन्नति का स्तर है, जैसे हम भी कोई जगह जाकर के और अगर मकान खरीदना चाहते हैं या निवास करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके उस जगह का डेवलप जो क्षेत्र है वो देखते हैं, और आगे का क्या भविष्य है वो भी देखते हैं। अगर आगे का भविष्य अगर उस क्षेत्र का अच्छा है तो हम वहाँ पे निवास करते हैं, और नहीं है तो हम वहाँ निवास नहीं करते। अगर गलती से निवास कर भी लेते हैं तो कुछ समय बाद हमें रोजगार के साधनों की जो जरूरत है पड़ती है, या रोजगार के साधन वहाँ कम होते हैं, तो उस क्षेत्र को छोड़ के हमें पलायन भी करना पड़ जाता है। तो ये स्थिति है उन्नति का स्तर। राजनीतिक स्थिति का मतलब है कि वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में किसी प्रकार का राजनीतिक उपद्रव तो नहीं है, और राजनीतिक उपद्रव क्या है, अशांति का कारक है। इस कारण से लोग वहाँ कम निवास करते हैं। जो भी देश है, जो भी राज्य है, जो प्रदेश है, वहाँ अगर आंतरिक ग्रह जो क्लेश है या राजनीतिक अशांति है वहाँ लोग पलायन ही करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारक है ये मनोवैज्ञानिक कारक, यानी मानसिकता। कहीं पर भी हम निवास कर रहे हैं उस निवास करने के पीछे हमारी मानसिकता सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी मानसिकता अगर उस क्षेत्र के लिए अच्छी है तो हम निवास कर लेंगे, और हमारी मानसिकता उस क्षेत्र के लिए अगर खराब है, हमारी जो मनोदशा है उस क्षेत्र में निवास करने के लिए हमें प्रेरित नहीं कर रही है, तो हम उस क्षेत्र में निवास नहीं कर सकते हैं। तो ये मानसिकता भी है। मानसिकता कई कारणों को लेकर हो सकती है। वो धार्मिक आधार भी हो सकता है, वो राजनीतिक आधार भी हो सकता है, वो आर्थिक आधार भी हो सकता है, वो सुरक्षात्मक दृष्टि भी हो सकती है, कोई भी, और अपने वो पारिवारिक रूपरेखा भी हो सकती है। XYZ कोई भी कारक को लेकर हमारी मनोदशा उस क्षेत्र में रहने के लिए हो सकती है और उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए भी हो सकती है। तो पलायन करना या निवास करना, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है, मनोवैज्ञानिक कारक। इसके अलावा परिवहन है और व्यापार है। परिवहन और व्यापार ये दोनों कारक। परिवहन सुविधा है तो लोग रहेंगे, व्यापारिक क्रियाएं हैं तो लोग रहेंगे। सामाजिक जो कारक है इसमें है वातावरण अनुकूलन, यानी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो वहाँ पे वातावरण की क्या होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए। वातावरण अनुकूलता में सब कुछ आ गया। जो वहाँ के लोग हैं उनसे अपने क्लाइमेट की बात नहीं है, वहाँ के लोगों से है जहाँ वो रह रहे हैं कि उनका जो बिहेव कैसा है आसपास के लोगों का, और वहाँ किसी प्रकार का जो उपद्रव नहीं है, किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है। वो पारस्परिक निर्भरता का मतलब है कि जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे के जो सहयोगी है या नहीं है, सामाजिकता है या नहीं है, वो भी क्या है कि हाँ ये कॉलोनी अच्छी है, यहाँ पे लोग आराम से एक दूसरे की सहायता करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, तो वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। धार्मिक रूपरेखा तो इम्पोर्टेंट है कि जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे अगर कोई क्षेत्र से लोग आ भी रहे हैं तो उसी क्षेत्र में जाएंगे जहाँ उस धर्म के, उस जाति के, उस समाज के लोग रह रहे हैं। क्योंकि जाति धर्म ये क्या है, रूढ़ी, ये जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारी मानसिकता को वैसे भेदभाव नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता के आधार पे हम उन्हीं क्षेत्रों में जाकर निवास करते हैं जहाँ पर हमारे धर्म जाति के लोग निवास करते हैं। कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं और संरचनाएं हैं, उसके आधार पर भी हम क्या है किसी क्षेत्र में जाकर के निवास करते हैं। तो ये सारे कारक हैं वो
जनसंख्या के जमाव या जनसंख्या के एक किसी स्थान पर निवास करने से जुड़े हुए हैं। अब इन्हीं कारकों के आधार पर हम देखते हैं, देखो हम घनत्व को आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे से रिलेटेड टॉपिक है उसको हम यही कर लेते हैं क्लियर कि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इन्हीं कारकों में देखें तो घनत्व जो है उसको प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, राजनीतिक कारक है। ये सभी कारक मैंने आपको पढ़ाया है। देखो भौतिक कारकों में भूमि का ऊंचावच आ गया, धरातल की दशा आ गई, मिट्टी आ गई, जलवायु आ गई और जलापूर्ति आ गई। ये चार कारक भौतिक कारक है। मिट्टी, जलवायु जलापूर्ति है, जलवायु है, भूमि की बनावट है, ये सारे क्या है भौतिक कारक है। आर्थिक कारकों में हमने पढ़ा, आर्थिक कारकों में खनिज है, खनन है। आर्थिक कारकों में हमने पढ़ा औद्योगिकरण है। आर्थिक कारकों में हम देखें औद्योगिकरण है, जहाँ पे उद्योग है, शक्ति का साधन खनिज है, वहाँ उद्योग है, उद्योग है तो वहाँ आर्थिक क्रिया मिलेगी, आर्थिक क्रिया मिलेगी तो लोग वहाँ पे रहेंगे। फिर नगरीकरण है। नगरीकरण में क्या होता है कि लोगों को नगरीकरण के माध्यम से, जहाँ नगरीकरण का मतलब क्या होता है नगरों का विकास, और नगरों का विकास होगा इसका मतलब वहाँ रोजगार के साधन है। तो रोजगार के साधन अगर जहाँ पर है वहाँ जनसंख्या का जमाव देखने को मिलेगा। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण और आपके खनन, ये तीनों क्या है और आर्थिक कारक है जिसके कारण लोगों के जमाव को निश्चित किया जाता है। फिर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक वही है, सामाजिक मान्यताएं हैं, धर्म है, वातावरण की अनुकूलता है, और सांस्कृतिक में आपके यही कारक है, मनोवैज्ञानिक दशा है और उन्नति का स्तर किस प्रकार का है। फिर राजनीतिक कारक की बात करूं तो अभी मैंने बताया कि राजनीतिक उपद्रव अगर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक शांति है, किसी देश में किसी राज्य में सुशासन की स्थिति है तो वहाँ लोग हैं वो रहना पसंद करेंगे, और जहाँ सुशासन नहीं है तो वहाँ लोग पलायन करना पसंद करेंगे। विद्यार्थियों, हमने आज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। अगले वीडियो में हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। घनत्व क्या होता है, कितने प्रकार है, घनत्व का जो वितरण है यानी घनत्व जो है विश्व के अंदर किस प्रकार का है, सर्वाधिक है, न्यूनतम है, उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।